गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे पति कविता रामनरेश त्रिपाठी की लिखी हुई। अब वहाँ से आगे देखिए, हमने कल जो है 4 पद पढ़ लिए थे हमने उनके। अब इसमें हमारे 4 पद और है। पति कविता के बारे में तुम्हें बता ही दिया था कि रामनरेश त्रिपाठी प्राकृतिक सौंदर्य का जो मनोरम एवं विशद वर्णन कर रहे हैं। वहाँ से आगे देखिए, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब गंभीर यानी गहरा, तम यानी अंधेरा, अर्धनिशा में आधी रात्रि में जग यानी संसार को ढक लेता है, यानी इसका आवरण ढक जाता है। यानी जब आधी रात में गहरा अंधेरा चारों तरफ छा जाता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। तो जो है अंतरिक्ष की छत पर क्या होता है, तारे आ जाते हैं। जो है रात के अंधेरे में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। छिटका देना यानी उनको वहाँ से डाल देना। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। और सस्मित वदन और सूर्य, जो जगत का स्वामी है सूर्य, वो अपनी धीरे धीरे गति से, जो सबके लिए पूजनीय है, वो धीरे धीरे गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और तट पर खड़ा जो गगन है, ये जो आकाश है, वो तट पर खड़ा होकर गंगा के मधुर गीत गाता हुआ नजर आता है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो जैसे वो मान लो जो गगन है, आकाश है, वो गंगा के मधुर गीत गा रहा हो। जब गंभीरतम आधी रात में जग यानी संसार को ढक लेता है, या अंधेरा जो है ढक लेता है संसार को, तो अंतरिक्ष यानी आकाश की छत पर तारे दिखाई देते हैं। वो अपनी कोशिश करते हैं, छोटे होते हैं, टिमटिमाते हैं ताकि अंधेरा थोड़ा कम रहे। और सस्मित वदन यानी जो जगत में पूजनीय, जो जगत का पूजनीय स्वामी है, ठीक है, वो धीरे धीरे जगत का स्वामी मृदु गति से, धीरी गति से वहाँ पर आता है और तट पर खड़ा होकर गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और गगन जो है वो नभ यानी आकाश है, वो गंगा के मधुर गीत गाता हुआ नजर आता है। दूसरा देखिए, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और उससे विमुग्ध होकर यानी आकर्षित होकर, नभ यानी आकाश में, चंद्र यानी चंद्रमा, विहस देता है यानी अपनी मुस्कान बिखेर देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और वृक्ष यानी पेड़ पौधे जो हैं, विविध यानी अनेक अलग अलग पत्तों से, पुष्पों से अपने तन को जो है वो सज लेता है यानी सजा लेता है। वृक्ष जो है, पेड़ है, वो पत्तों से, पुष्पों से अपने तन को, अपने शरीर को सजा लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और पक्षी जो है इतनी खुशी संभाल नहीं सकते, छोटे छोटे पक्षी है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो वो उनको ये खुशी संभल नहीं पाती है, तो वो चहक उठते हैं यानी चहचहाने लगते हैं। जैसा कि हम देखते हैं रात में जब अंधेरा हो जाता है, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं। ठीक है, और जब जैसे ही उनको सूर्य की आहट सुनाई देती है, हल्का हल्का जो उजास दिखाई देता है वातावरण में, तो वो चहचहाने लग जाते हैं। उनकी खुशी जो है, चहचहान जो उनकी चहचहाट है, उनमें उनकी खुशी नज़र आती है और वो बहुत खुश होते हैं कि अब सवेरा होने वाला है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और फूल भी जो है सुख की सांस लेते हुए, वो भी सानंद यानी आनंद के साथ वो भी महक उठते हैं। जैसा कि हम देखते हैं रात में फूल है, वो भी जो है मुरझा जाते हैं, वो भी सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो हम किसी बाग में, बगीचे में जाते हैं, तो चारों तरफ अलग अलग फूलों की महक, खुशबू, सुगंध हमें जो है सूंघने को मिलती है, हमें महक सूंघने को मिलती है। तो आनंद के साथ वो फूल भी अपनी महक चारों तरफ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप इस देख लीजिए, उससे विमुग्ध हो नभ में, आकाश में, चंद्रमा भी उससे विमुग्ध होकर, आकर्षित होकर जब सूर्य जो है धरती की ओर आता हुआ नज़र आता है, तो चंद्रमा भी अपनी हल्की सी मुस्कान बिखेर देता है
और वृक्ष जो है विविध पत्तों पुष्पों से तन यानी शरीर को, अपने शरीर को सजा लेता है। ठीक है, पक्षी हर्ष संभाल ही नहीं सकते, पक्षी बेचारे छोटे छोटे होते हैं, वो इतनी खुशी संभाल नहीं सकते, वो भी मुग्ध होकर, आकर्षित होकर चहकने लगते हैं, चहचहाते हैं और इस प्रकार अपनी खुशी प्रकट करते हैं। और फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और फूल जो है सुख की सांस लेकर सानंद आनंद के साथ वो महक उठते हैं, चहक उठते हैं, अपनी सुगंध चारों तरफ वातावरण में बिखेर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। वन यानी जंगल, उपवन बाग बगीचे, गिरी यानी पहाड़, सानु जो छोटे छोटे उद्यान, कुंज ये भी जो है बगीचों कई प्रकार है, इसमें मेघ बरस पड़ते हैं। वन में, जंगल में, उपवन में, गिरी, सानु, कुंज, ये सब जो है जंगल है, उपवन है, पेड़ पौधों का छोटा बगीचा है, जंगल, पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पे जब मेघ बरसते हैं, जब बारिश होती है, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। तो यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी पथिक कविता के माध्यम से पथिक के द्वारा ये कहलाते हैं कि मेरा आत्मा में प्रलय होता है, मेरी आत्मा में ऐसा लगता है कोई तूफान पैदा हो रहा है, और नयन नीर और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब ये प्रकृति से आंसू निकलते हैं, यानी यहाँ पे बारिश को आंसू कहा गया है, तो मेरे भी आंसू निकलने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है ये मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। पढ़ो, अगर हमें पढ़ना है इस प्रकृति की मधुर कहानी को पढ़ना, तो पढ़िए लहरों को, तट किनारे, तृण तिनका, तरु छोटे छोटे जो है वो वृक्ष, गिरी पहाड़, नभ आकाश, किरण सूर्य की किरणें, जलद जल देने वाले अर्थात बादल, इन पर प्यारी लिखी हुई है ये मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, यानी विश्व की मोहन, विश्व को मोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली ये प्रकृति की जो प्यारी सी कहानी है, ये किस पे लिखी हुई है? लहरों पे लिखी हुई है, किनारों पे लिखी हुई है, तृण यानी तिनकों पे लिखी हुई है, तरु पेड़ पौधों पे लिखी हुई है, गिरी पहाड़ों पे लिखी हुई है, नभ आकाश पे लिखी हुई है, किरण ज्योत्सना किरण पे लिखी हुई है, जलद बादलों पे लिखी हुई है, जो कि बहुत प्यारी है। ये मधुर कहानी हमारी प्रकृति की है। आगे देखिए चौथा, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनूं विश्व की बानी। ये कैसी मधुर मनोहर है, मधुर है, मीठी सी है, मनोहर है, मन को भाने वाली, उज्जवल है, बिल्कुल साफ है, पवित्र है। ये प्रेम कहानी है। किसकी प्रेम कहानी है? ये प्रकृति की प्रेम कहानी है, जो कितनी मनोहर है। जी में है अक्सर बन इसके बनूं विश्व की बानी। और इसके माध्यम से पति कहता है कि मेरे जी में है, मेरे मन में है कि मैं अक्सर बन जाऊं, इस प्रकृति की प्रेम कहानी का मैं अक्सर बनूं और मैं विश्व की वाणी बन जाऊं। कि जब विश्व में प्रकृति की प्रेम गाथा को लिखी जाए तो मैं इसके अक्सर बन जाऊं, ताकि लोग, विश्व की व्यक्ति इस प्रेम कथा को पढ़ सके। यानी मैं एक शब्द बन चुका हूँ, मैं एक अक्षर बन चुका हूँ, इसको वो पढ़े और मैं विश्व की वाणी बनूं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। स्थिर ठहरी हुई, पवित्र, साफ, प्यारी, आनंद प्रवाहित, आनंद हमेशा आनंद प्रवाह होने वाला, सदा शांति सुखकर है, सदा शांति देने वाली है, एवं सुखकर है यानी सुख प्रदान करने वाली है। आहा ओहो, प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है, यानी इस प्रकृति के प्रेम का जो राज्य है ये परम सुंदर है, अतिशय जिसका कोई तोड़ नहीं है, अतिशय सर्वोत्तम सुंदर है, अति सुंदर है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये कैसी मधुर मनोहर है, उज्जवल है, ये पवित्र है, ये प्रेम कहानी, ये प्रकृति की प्रेम कहानी है जो कोई लिख नहीं सकता। और पथिक कहता है कि मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं इसके अक्षर बनूं और इसकी विश्व की वाणी बन जाऊं, और इस प्रकृति की जो प्रेम कहानी है इसके मैं विश्व के कोने कोने तक पहुंचूं, क्योंकि ये स्थिर पवित्र है, आनंद प्रवाहित करने वाली है और सदा शांति और सुख देने वाली है। क्योंकि आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर है,
परम जिसका उससे ज़्यादा फिर उसके आगे कोई सुंदरता नहीं है, अतिशय सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, जिनका शब्दों में हम बखान नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी पथिक कविता रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी हुई, देशभक्ति एवं प्रकृति प्रेम का सामंजस्य बिठाती हुई कविता थी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर लैंग्वेज तो आपको समझ में आ जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर वीडियोज़ में अगर ये फ़ोटोज़ अगर थोड़ी साफ नहीं दिखाई देती है तो भी कोशिश कीजिए कि आप आवाज़ सुने। आपके पास अगर किताब है तो ठीक, नहीं है तो आप आवाज़ सुन के भी आप इसको समझ सकते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके पास जो फ़ोन्स वगैरह है, ईयरफोन से आप इनको सुन सकते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में आ जाइए जो आपको करने हैं। अभ्यास प्रश्न में देखिए आप, सबसे पहले कविता के साथ पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है बताया है आपको पाठ में। पथिक का मन समुद्र की लहरों पर, बादलों में यहाँ पर विचरना चाहता है। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया। बिंब का मतलब होता है, देखो, उपमान। वैसे तो हिंदी साहित्य में उपमान कहते हैं, वैसे बिंब का मतलब होता है परछाई। यानी सूर्य उदय जब होता है तो किस तरह के बिंब जो है उसने बताए हैं कि किस प्रकार चारों तरफ जो है का वातावरण किस प्रकार का हो जाता है। तो ये बिंब है, ये आपको बताने हैं। ये आपको आज जो पढ़ाए हैं इसके अंदर पहले और दूसरे नंबर का है, उसमें आपको बिंब मिल जाएंगे। आज से स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर आपको इन दो कै और ख दोनों का आज से स्पष्ट करना है, यानी इनकी केवल आपको इनका अर्थ बताना है, मूल भाव बताना है। स्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तो इसको हमको हिंदी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में इसको लिखना है। तो ये कै और ख ये भी आपको आपकी कॉपी में नोट करने हैं। आगे चौथा देखिए, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखे। कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया, यानी यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगर प्रकृति पर जीवित होने का या मनुष्यत्व होने का आरोप लगाया जाता है तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो ऐसे उदाहरण हमें स्पष्ट करने हैं कि कहाँ किस स्थान पर ऐसी बातें आई हैं जहाँ प्रकृति को मनुष्य के रूप में दिखाया गया हो। कविता के आसपास में देखिए, कविता के आसपास में 4 ही है शब्द, छवि आपको नीचे नज़र आ रही होगी, वो आपको नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। कविता के आसपास में देखो, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं। लगभग 200 शब्दों में लिखना है अपने शब्दों में। समुद्र को देखकर, अगर माना हो सकता है कि समुद्र नहीं देखा होगा, लेकिन हम समुद्र को एक इमेजिन, एक कल्पना करके हम देख सकते हैं, या हमने कभी कोई मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं, फिल्म्स वगैरह हम देखते हैं तो हम समुद्र को देखते हैं। तो आपके मन में क्या भाव उठते हैं, जो भी आपके मन में भाव उठते हैं या नहीं उठते हैं कि सर हमारे मन में तो कोई भाव नहीं उठते, समुद्र बड़ा होता है वैसे सर हमारा उस किनारा नहीं दिखता है, बात खत्म। तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको जैसा लगे, आपके मन में आपके क्या भाव उठते हैं वो आपको बताने हैं। प्रेम सत्य है, सुंदर है। प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर एक परिचर्चा करें। तो आपको कोई परिचर्चा नहीं करनी है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। कि वर्तमान समय में हम सब देखते हैं सबसे ज़्यादा जो दोहन हो रहा है या सबसे ज़्यादा जो हम बात करते हैं सीधी सीधी शोषण हो रहा है वो प्रकृति का हो रहा है। क्योंकि नगरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, जल का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन हो रहा है, प्राकृतिक संरक्षण खत्म हो रहा है। दूर दूर तक हमें केवल जो है बड़े बड़े इमारतें नज़र आती है, पेड़ ख़त्म हो चुके हैं, जंगली जानवर, बहुत सारे जानवर ख़त्म हो चुके हैं। आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे हम क्या इसे शेर होता था, इसे बाघ होता था, तो वो मानेंगे नहीं। क्योंकि अभी तो हम तो चलो चिड़ियाघर में देखकर यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें बताया जाता है कि ऐसे डायनासोर होते थे, लेकिन हम नहीं मानते कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। जबकि वास्तव में पहले डायनासोर होते थे, वो लुप्त हो गए। धीरे धीरे अभी जंगली जानवर भी लुप्त हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो लुप्त हो चुके हैं या होने की कगार पर है। तो इस प्रकार प्रकृति से जुड़े रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, भाई एक पेड़ उगा सकते हैं या जो भी आप प्रकृति से संबंधित बात वो आपको इसमें करना है। तो ये कविता के आसपास करना है और पाठ को वापस समझिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। फिर भी अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।